नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू बूढ़े ससुर को कमरे में बंद कर दिन रात मारती थी। तो देखिए ससुर ने क्या किया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देख रही हो कौशल्या, तुम्हारे बेटे बहू ने मेरी क्या हालत कर दी है। जिस बेटे पर तुम बहुत नाज करती थी कि हमारा बेटा बुढ़ापे में हमें बहुत अच्छे से रखेगा, आज उसी बेटे ने मेरी हालत किसी भिखारी से भी बुरी बना दी है। गोपाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे निरंतर बैठे रोए जा रहे थे और आंसू बहा रहे थे। उनकी बहू ने उनको कमरे से बाहर आने को मना किया था और आज सुबह से गोपाल जी को खाने का एक टुकड़ा तक नहीं दिया था। भूख प्यास से गोपाल जी की हालत खराब हो रही थी। प्यास से उनका गला सूख गया था। उन्होंने वहीं अपने खाट के पास रखे लोटे में देखा तो उसमें पानी नहीं था। गोपाल जी भरी दोपहरी में पानी के लिए अपने कमरे से डरते डरते बाहर आए। तभी उनका बेटा पंकज उनकी तरफ आंखें निकालते हुए बोला, क्यों बार बार इधर उधर घूम रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कमरे से बाहर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन फिर भी आजकल ज्यादा हिम्मत हो गई है अपनी चलाने की। तुम्हें पता है ना, मेघा की किटी पार्टी चल रही है और तुम यहाँ बाहर आ गए। क्या बुढ़ापे में एक जगह बैठ नहीं सकते? पंकज गोपाल जी के हाथ को बहुत तेजी से कसकर पकड़ते हुए बोला, बेटा छोड़ दे मुझे बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही थी और कमरे में पानी नहीं था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। बस बेटा मुझे थोड़ा सा लोटे में पानी दे दे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, अब गलती हो गई मुझसे, अब नहीं आऊँगा मैं बाहर। गोपाल जी बेटे के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, अरे मेघा देख, कोई भिखारी बुढ़ा तेरे घर में आ गया है और इसकी हिम्मत तो देख, सीधा घर के अंदर घुसा आ गया है। मेघा के पास खड़ी उसकी सहेली बोली। मेघा बोली, अरे पता नहीं कोई भिखारी होगा, तुम लोग अंदर एंजॉय करो, मैं देख कर आती हूँ। मेघा दन दनाती हुई आई और गोपाल जी के मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, बुढ़े तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? जब मैंने सुबह ही मना कर दिया था कि मेरी सहेलियों के सामने बाहर मत निकलना, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मन तो करता है कि अभी की अभी तुझे जान से मार दूं। मेघा गोपाल जी की तरफ बढ़ते हुए दांतों को भींचते हुए फिर से उन पर हाथ उठाने को चली। तभी पंकज गोपाल जी का हाथ पकड़कर खींचते हुए उनके कमरे में ले गया और धम से चारपाई पर पटकते हुए बोला, जब तक मेघा की किटी पार्टी खत्म ना हो जाए तब तक अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना वो तुम्हारा कैसा हाल करेगी यह तुम अच्छे से जानते हो। भूल गए पिछली बार जब उसने बेलन से मारा था, उसके निशान तो तेरे बदन से अभी तक गए नहीं है और फिर से वही काम कर रहा है जिसको वो मना करती है। अब यहीं पड़ा रहे। और इतना कहकर पंकज वहां से चला जाता है। अरे मेघा, अब अपना गुस्सा शांत करो, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखो पंकज, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। पंकज, तुम्हारे इस बुढ़े बाप को देखकर मन करता है कि अभी के अभी घर से उठाकर बाहर फेंक दूं। हर समय मेरी आंखों में खटकते रहता है। एक पल के लिए भी मैं इस घर में इस बुढ़े को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ काम धाम तो करता नहीं है, बस खाने का खर्चा बढ़ाता रहता है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है
कि इसे किसी वृद्ध आश्रम में ही छोड़ दो, लेकिन मेरी तो तुम भी नहीं सुनते हो। मेघा बस गुस्से में बोले जा रही थी। अब तक गोपाल जी को रोज रोज मार खाने की आदत हो चुकी थी। कमरे में पड़े पड़े गोपाल जी बहू की सारी बातें सुन रहे थे और आंसू बहा रहे थे। उसको कमरा क्या कहें, वह तो एक स्टोर रूम जितना भी नहीं था और ऊपर से एक मिट्टी से बनी कच्ची कोठरी थी जिस पर ऊपर से टीन पड़ी हुई थी। उसी कोठरी में एक रस्सी बंधी हुई थी जिस पर गोपाल जी अपने कपड़े लटकाए रखते थे और बेटे ने अपने पिता के लिए कुछ ईंटों पर एक प्लाईवुड रख दिया था जिस पर वह अपने खाने पीने का सामान रख दिया करते थे। इस कोठरी में कोने में एक चारपाई पड़ी थी जिसके सामने उसकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। आज उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और रोते रोते वो अपने अतीत की यादों में खो जाते हैं। आज से 50 साल पहले वह अपनी पत्नी कौशल्या जी को अपनी पत्नी बनाकर लाए थे। शुरू में किसी बीमारी के चलते दोनों ही माता पिता नहीं बन पा रहे थे, पर उन दोनों ने लाखों जतन किए। कौशल्या जी ने ना जाने कितने व्रत किए और मन्नत मांगी और गोपाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव हो शहर, आसपास हो या दूर हो, उन्होंने हर अस्पताल के चक्कर लगाए और हार कर भगवान को उन दोनों पर तरस आ गया। और शादी के 10 साल के इंतजार के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब ईश्वर की कृपा से कौशल्या जी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम पंकज था। उसके बाद भगवान ने 4 साल बाद उनकी झोली में फिर से एक बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने रौनक रखा। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। दोनों पति पत्नी ने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया और अपने बेटों को खूब प्यार दिया, लेकिन छोटा बेटा पढ़ाई में होशियार था तो वह आगे निकल गया और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया, जबकि बड़ा बेटा यहीं गांव में ही पिता के साथ कारोबार संभालने लगा। गोपाल जी की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। धीरे धीरे गोपाल जी की मेहनत और लगन से वह दुकान नहीं बल्कि एक बड़े शोरूम में बदल गई। कुछ समय बाद गोपाल जी के बेटे की शादी हो गई। शुरू में तो सब ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे मेघा के रंग ढंग बदलने लगे। लेकिन जैसे ही बहू ने अपने रंग ढंग बदले, कौशल्या जी ने भी उसे तगड़ा झटका दिया। कौशल्या जी डरने वालों में से नहीं थी। वह जितनी साधारण और सरल स्वभाव की थी उतनी ही कड़क भी थी। जैसे को तैसा व्यवहार करना उन्हें अच्छे से आता था, इसीलिए कौशल्या जी ने के जीते जी वह कभी भी अपने मन की नहीं कर पाई। एक दिन कौशल्या जी बाजार से राशन का कुछ सामान लेकर आ रही थी, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के गम ने गोपाल जी को अंदर तक तोड़कर रख दिया और उनकी बहू मेघा ने गोपाल जी की जिंदगी जैसे जहन्नुम बना दी थी। वह अपने ससुर को ससुर बिल्कुल भी नहीं समझती थी। अब तो बुढ़ापे के साथ साथ पत्नी के जाने का गम गोपाल जी को अंदर तक तोड़ गया। बेटे ने दुकान कब्जा ली और गोपाल जी को घर रहने का आदेश दिया, लेकिन बिजनेस कैसे किया जाता है
उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। कुछ समय तक तो दुकान अच्छी चली, लेकिन जब बेटे ने गोपाल जी का दुकान पर जाना बंद कर दिया तो उसके बाद काम ठप होता चला गया और एक दिन दुकान बेचनी पड़ी। इसके साथ ही बेटा और बहू गोपाल जी को इतना सुनाने लगे कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि गोपाल जी का घर में रहना और उनकी 2 रोटी भी पंकज और उसकी पत्नी मेघा को बहुत भारी लग रही थी। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मेघा गोपाल जी पर हाथ भी उठा दिया करती थी। वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती रहती थी, यहाँ तक कि उनका बेटा वहीं खड़ा खड़ा देखता रहता था। धीरे धीरे गोपाल जी बेटे और बहू के बढ़ते अत्याचारों से समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे। रौनक अपने भाई भाभी के व्यवहार से अनजान था और ना ही वो अपने बाबूजी के हालातों के बारे में जानता था, क्योंकि जब कभी रौनक का अपने बाबूजी से बात करने के लिए फ़ोन करता था तो पंकज और उसकी पत्नी कोई ना कोई बहाना बनाकर गोपाल जी से उसकी बात नहीं करते थे और कभी बात होती भी तो दोनों वहीं गोपाल जी के सर पर खड़े हो जाते थे। अगर कुछ गलती से मुंह से निकल जाता तो बेटा और बहू उनका वो हाल करते कि कई दिन तक वह खाट में पड़े पड़े चिसकते रहते थे। इसी वजह से गोपाल जी ने कभी अपने छोटे बेटे रौनक से बताने की कोशिश भी नहीं की। अब रौनक की पढ़ाई विदेश में पूरी हो चुकी थी और विदेश में उसकी बहुत बढ़िया जॉब भी लग गई थी। उसने अपनी ही कमाई से वहाँ पर एक बहुत आलीशान घर भी खरीद लिया था। आज रौनक फ़ोन पर अपने भाई से बातें कर रहा था। भैया कैसे हो तुम? सब लोग और बाबूजी कैसे हैं? रौनक यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, बाबूजी भी बढ़िया है। और भाभी कैसी हैं? तुम्हारी भाभी भी अच्छी हैं। तुम कब आ रहे हो? पंकज ने पूछा तो रौनक बोला, भैया मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए और मैं आप लोगों से मिलने के लिए वहां आ सकूं। वह भैया एक बार बाबूजी से बात करा दीजिए, बहुत मन कर रहा है। पंकज मेघा की तरफ देखने लगा। मेघा ने पंकज के हाथों से फ़ोन लेकर गोपाल जी के पास चली गई और वहीं खड़ी हो गई। गोपाल जी ने अपने बेटे से 2 बातें करके फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद गोपाल जी को जब भूख लगी तो वह रसोई में जाकर खाना खाने लगे, क्योंकि बहू से मांगने की उनकी हिम्मत ना हुई। तभी बहू वहां आ गई और अपने ससुर को रसोई में देखकर गुस्सा करते हुए उन पर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पंकज भी वहां आ गया। क्या हुआ? पंकज बोला। अब क्या कर दिया इस बुढ़े ने? सच में ही तुम्हारा बाप तो बड़ा ढीठ है। थप्पड़ लगने के बाद भी बाज नहीं आया। किचन से खाना चुरा कर खा रहे थे। नहीं बेटा, मैं खाना चुरा कर नहीं खा रहा था। मैं बहू को परेशान करना नहीं चाहता था। भूख मुझे बहुत तेज लगी थी, इसलिए अपने आप लेने लगा। गोपाल जी बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले। लेकिन मेघा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तुमने मेरी रसोई में कदम कैसे रखा? कहते हुए उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे गोपाल जी के हथेली पर कसकर रख दिया। बेचारे गोपाल जी की चीख निकल गई और दर्द से कराह उठे। पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा। मेघा गोपाल जी को रसोई से बाहर धक्का देकर बोली और वहां से चली गई।
पीछे पीछे बेटा भी चला गया। बेचारे गोपाल जी वहीं जमीन पर बैठकर पत्नी को याद करके रोने लगे। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई कौशल्या? अगर तुम होती तो आज यह नौबत कभी नहीं आती। तुम्हारे जाते ही तो बेटे बहू ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कहाँ जाऊं इस बुढ़ापे में, किसके आगे अपने दुखड़े सुनाऊं? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा भगवान तू मुझे अपने पास बुला ले। रोते हुए गोपाल जी अपने कमरे में चले गए। अभी जो कुछ भी बेटे और बहू ने गोपाल जी के साथ किया था, पंकज के 10 साल के बेटे गुड्डू ने अपनी मम्मी के फोन में रसोई के बाहर खिड़की से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसने वह छोटी सी वीडियो बनाकर अपने चाचू रौनक को सेंड कर दी और लिखकर भेज दिया कि चाचू, यह वीडियो मैंने छुप कर बनाई है, आप जल्दी से इंडिया वापस आ जाओ। रौनक फ़ोन पर ऑनलाइन था। उसने तुरंत वह वीडियो और चैट देख ली। यह सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत इंडिया आने की फ्लाइट बुक कर दी। अब गोपाल जी को अपने जीवन का एक एक पल काटना बहुत भारी लग रहा था। बेटा और बहू तो उन्हें जीते जी मार ही रहे थे। कुछ देर बाद उनका पोता गोपाल जी के पास दवाई लेकर आया। पहले उसने उनकी आंखों से आंसू पोंछे और उसके बाद उनके हाथ में दवाई लगाई। फिर बोला, दादू आप रोइए मत, मैंने मम्मी पापा के बारे में चाचू को सब बता दिया है। कुछ देर बाद गुड्डू को गोपाल जी के कमरे में देखकर मेघा उसे 2 चपत लगाकर वहां से ले गई। 2-3 दिन बाद रौनक इंडिया पहुंच गया। बेचारे गोपाल जी भूखे प्यासे बेसुध हालत में अपनी चारपाई पर पड़े थे और बेटा बहू बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। डोर बेल बजी। पंकज ने दरवाजा खोला तो अचानक बिना बताए रौनक को देखकर दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अरे रौनक, तुमने तो बताया भी नहीं, एकदम अचानक बिना बताए यहाँ आ गए। पंकज रौनक को गले लगाते हुए बोला। रौनक की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने पंकज की बात का कोई उत्तर ना देकर दिया और सीधा किचन में चला गया। उसे देखकर दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वह किचन की तरफ क्यों गया है। रौनक ने चूल्हा जलाकर चिमटा गर्म किया और जैसे ही पंकज और उसकी पत्नी मेघा रसोई में आए, रौनक ने उन दोनों के हाथ पर गर्म चिमटा कसकर रख दिया। चिमटा लगने ते ही दोनों उछल कर पड़े। क्यों, दर्द हो रहा है? रौनक गुस्से में बोला। पंकज रोते हुए बोला, यह अचानक तुम्हें क्या हो गया है? रौनक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रौनक ने मोबाइल में गुड्डू की भेजी हुई वीडियो चलाई, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। रौनक की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे कदमों से गोपाल जी भी अपनी कोठरी से बाहर आ गए और उसे देखकर उसके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगे। मेरे बेटे, मेरे बच्चे। रौनक, तू आ गया? हाँ बाबूजी, मैं आ गया। आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? यह दोनों मिलकर तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म ढाते हैं। आपका एक एक दर्द का बदला मैं लेकर रहूँगा। मैं उनसे कहते हुए रौनक ने पुलिस को फ़ोन मिला देता है। पंकज और उसकी पत्नी रौनक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। रौनक, पुलिस को फ़ोन मत करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने बाबूजी पर बहुत अत्याचार किए हैं। मेघा बोली। रौनक, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ, हम अपनी गलती सुधार लेंगे, हमें एक मौका दे दो, हम आगे से ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेंगे।
होंगे। रौनक एक जोरदार तमाचा अपनी भाभी के गाल पर रखते हुए बोला, जो तुमने बाबूजी के साथ किया है वह माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर गोपाल जी भी बोले, हाँ बेटा, इन्होंने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत कष्ट दिए हैं। मुझे बुढ़ापे में मैंने कभी माफ़ नहीं करूँगा। पंकज और उसकी पत्नी रौनक और गोपाल जी के आगे रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। रौनक ने पुलिस को सबूत दिखाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 डंडे खींचकर पंकज की टांगों में रखे और गाड़ी में धक्का देते हुए दोनों को अपने साथ ले गई। जो बुरे कर्म पंकज और उसकी पत्नी ने गोपाल जी के साथ किए थे उसकी सजा आज दोनों को मिल गई थी। रौनक अपने बाबूजी और गुड्डू को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए विदेश चला जाता है। वहाँ विदेश में रौनक ने गोपाल जी को किसी चीज की कोई कमी न होने दी, खूब प्यार और सम्मान दिया। उनके लिए उसने एक फुल टाइम मेड भी रख ली और तो और जो गोपाल जी और गुड्डू का खूब ध्यान रखती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या रौनक ने सही फैसला लिया? इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।